नमो नमः, नमस्कारः। वंदे संस्कृत मातरम। व्यंजन संधि भाग 5 के अंतर्गत आज मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपको पढ़ाने जा रही हूँ चर्त्व संधि का पहला सूत्र खरीच। पिछले वीडियो में जश्त्व संधि का अध्यापन करते समय मैंने कहा था कि एक तरह से चर्त्व संधि जश्त्व संधि के पूरक है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चर्त्व संधि के पहले सूत्र खरीचो की विस्तृत व्याख्या, साथ ही यह भी जानेंगे कि यह संधि कैसे जश्त्व संधि की पूरक है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एनसीईआरटी की बुक में चर्त्व संधि खरीचो की परिभाषा क्या लिखी है। पुनः एक बार निवेदन है कि इन सारे प्रत्याहारों को जानने के लिए यदि आपने अभी तक माहेश्वर सूत्र का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या आई बटन पर जाकर सबसे पहले माहेश्वर सूत्र का वीडियो देखकर प्रत्याहार बनाने की विधि को अगर आप जान लेंगे तो यह संधि और आगे आने वाली अन्य व्यंजन संधियां और अन्य विसर्ग संधियों को आप भली भांति समझ सकेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं एनसीईआरटी की बुक में चर्त्व संधि की लिखी हुई परिभाषा। चर्त्व संधि का पहला सूत्र खरीच। इसकी परिभाषा एनसीईआरटी के बुक में लिखी हुई है कि यदि वर्गों के, वर्ग माने कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग के द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ वर्ण के बाद इसमें एक प्रथम शब्द और जोड़ना आवश्यक है। प्रथम या द्वितीय वर्ण आए या स आए तो पहले आने वाला वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। इसी बात को हम सूत्र शैली में और भली भांति समझते हैं। देखिए, चर्त्व संधि का पहला सूत्र है खरीच और यहां अनुवृत्ति आती है झलाम और चर, इन दो शब्दों की। अब इस सूत्र की विस्तृत व्याख्या करने के लिए हम एक एक शब्द को यदि ध्यान से देखें तो यहां कह रहे हैं खरी च शब्द यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण है कि खरी च माने और, खर परे रहने पर, झलाम माने झलों का, चर चर आदेश हो जाता है और खर परे रहने पर झलों का चर आदेश हो जाता है या झलों को चर आदेश हो जाता है। तो यहां और शब्द ये कह रहा है कि इसके पहले कोई बात कही गई है कि ऐसा होने पर ऐसा होता है और खर परे रहने पर झलों का चर आदेश हो जाता है। तो हम इसको यदि कोरिलेट करें जश्त्व संधि के पहले नियम झलाम जश झशी से, तो यहां इस झलाम की अनुवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमारा सूत्र बनेगा झलाम जश झशी खरी चर, माने झलों का झश होने पर जश हो जाता है और खर होने पर चर हो जाता है। इस बात को अभी हम चार्ट के माध्यम से और अच्छी तरह समझेंगे, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अभी हम केवल यहां यह समझें कि झलों का खरीच, खर परे रहने पर, खर प्रत्याहार के वर्ण परे रहने पर झलों को चर आदेश हो जाता है। हमने पिछले वीडियो में यह जाना है कि झल माने क्या। अब हमें जानना है कि खर माने क्या, माने खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं और चर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो चलिए इसके लिए हम चलते हैं माहेश्वर सूत्र पर और देखते हैं कि खर प्रत्याहार और चर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो देखिए, खर प्रत्याहार माने इस ख से लेकर के र तक के वर्ण खर प्रत्याहार में आएंगे। तो यहां हम देखते हैं, यहां से यहां तक, ख से लेकर, एक मिनट, ख से लेकर के र तक, ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स, मतलब ये जो अंतिम वर्ण है ये इत्संज्ञक है, इनका लोप हो जाएगा। तो यह ख फ छ ठ थ ये वर्ग के द्वितीय वर्ण है, च ट त क प ये वर्ग के प्रथम वर्ण है और श श स ये वर्ग के, ये श श स
ये ह को छोड़ करके ऊष्म वर्ण है। माने ये हो गए खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, मतलब वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा श श स। अब हम देखते हैं कि चर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। चर प्रत्याहार में वर्ण आते हैं यहां से लेकर यहां तक, च ट त व क प य श श स र। इनमें से इन इत संज्ञकों का लोप हो गया तो बचा च ट त क प, माने हर वर्ग का प्रथम वर्ण, और श श स। तो अब हमें मालूम हो गया कि खर प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं और चर प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं। तो अब हमारी परिभाषा पूर्ण हो जाएगी। तो देखिए, खरीच सूत्र के अनुसार हमारी परिभाषा बन रही थी कि खरीच झलाम चर, खरीच झलाम चर, और खर परे रहने पर झलाम मने झलों का, चर चर हो जाता है, चर आदेश हो जाता है। और अभी हमने देखा कि खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो खर प्रत्याहार में आते हैं वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण और श श स, वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण और श श स। इसी तरह चर प्रत्याहार में आते हैं वर्ग के प्रथम वर्ण और श श स। और हमने पिछले जलाम जशवंते पढ़ते समय, जलाम जश झषि पढ़ते समय देखा था कि झलों में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो झलों में आते हैं हर वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण तथा श श स और ह। तो अब हमें जब पूरे प्रत्याहारों के में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये बात पता चल गई है, तो अब हमारी चर्त संधि की व्यवस्थित परिभाषा देखिए इस प्रकार होगी। खरीच मतलब और खर प्रत्याहार अर्थात वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण और श श स परे रहने पर, झलाम झलों का अर्थात वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्णों का तथा श श स ह का चर हो जाता है। चर अर्थात वर्ग का प्रथम वर्ण और श श स ऐसा आदेश हो जाता है। तो चलिए अब हम चार्ट के माध्यम से इस बात को समझेंगे तो आपको यह बात बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। और जैसा कि मैंने कहा कि ये झलाम जश झषि की पूरक है, तो हम इस बात को भी यहां पर समझेंगे। तो देखिए, खरीच सूत्र पढ़ने के पहले हम एक बार झलाम जश झषि पर भी एक नजर डालते हैं, उसका सिंहावलोकन करते हैं। वहां हमने पढ़ा कि झलों के स्थान पर जश आदेश हो जाता है, मतलब वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। कब? जब आगे कोई अपदान झष आए तब, माने वर्ग का तृतीय और चतुर्थ वर्ण आए तब। और खरीच सूत्र में भी जो परिवर्तन हो रहा है वो झलों के स्थान पर ही हो रहा है। वो कह रहे हैं झलाम खरीच चर, माने झलों के ही स्थान पर चर आदेश हो जाता है। कब? जब इस झष के स्थान पर कुछ और आए तब। तो इस झष के स्थान पर क्या आए? खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो इनकी यहाँ खर प्रत्याहार का अगर कोई वर्ण आए तो इस जश के स्थान पर चर आदेश हो जाता है। देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा झल के बाद, झलों के बाद यदि तृतीय चतुर्थ वर्ण आए तो वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है, माने इन सब की जगह पर ये तृतीय वर्ण हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि खरीच सूत्र कैसे प्रथम वर्ण में झलों को परिवर्तित कर देता है। तो देखिए यहां भी झलाम खरीच चर ऐसा पूरा सूत्र बन रहा है, माने झलों का वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्णों के बाद या श श स और ह के बाद यदि खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो उसको चर आदेश हो जाता है। देखिए झलाम जश झषि में भी जो परिवर्तन हो रहा था वो झलों के स्थान पर ही हो रहा था, और खरीचा में भी जो परिवर्तन हो रहा है वो झलों के स्थान पर ही हो रहा है। इसीलिए मैं कह रही हूं कि दोनों संधियों को यदि मिलाकर पढ़ेंगे तो खरीच झलाम जश झषि की पूरक होगी।
ये संधि कह रही है कि झलों को चर आदेश हो जाता है अगर आगे कोई खर प्रत्याहार का वर्ण हो तब। तो देखिए, ये खर प्रत्याहार का वर्ण आए तो प्रथम वर्ण चर आदेश माने वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। माने प्रथम प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण या श श सह के बाद अगर ये वर्ग का प्रथम द्वितीय किसी भी वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण आए तो इन चारों के स्थान पर ये प्रथम वर्ण ही हो जाता है और इन सब के स्थान पर ये आदेश हो जाता है और यहां बचता है केवल क च ट त प। देखिए, अब पूरी स्थिति हमारे सामने स्पष्ट हो चुकी है। यहाँ पर झल लिखे हुए हैं माने वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण। इन्हीं झलों को जश आदेश भी हो रहा है और इन्हीं झलों को चर आदेश भी हो रहा है। जश्न संधि में हमने पढ़ा कि इन झलों के बाद यदि जश झश प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है मतलब वर्ग का तृतीय और चतुर्थ वर्ण आता है तो इनके स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाता है। ये तृतीय वर्ण हो जाता है और ये तीसरा और ये चौथा मतलब तृतीय और चतुर्थ वर्ण आता है तो झलों के स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाता है। और हमने खरी चौ में पढ़ा कि यदि इन्हीं झलों के बाद माने वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्णों के बाद किसी भी वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण माने खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो इन्हीं झलों को प्रथम वर्ण हो जाता है माने चर आदेश हो जाता है। इसका तात्पर्य हुआ कि जब तीसरा और चौथा वर्ण आता है तो झलों को तीसरा वर्ण हो जाता है और जब पहला और दूसरा वर्ण आता है तो झलों को पहला वर्ण हो जाता है। आशा है आपको यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आइए अब हम उदाहरणों के माध्यम से खरी च संधि को अच्छी तरह समझते हैं। ये एक उदाहरण आया भेद तन तुम मतलब भिद धातु से तुमुन प्रत्यय लग रहा है और अभी पद बनने की प्रक्रिया चल रही है। तो ये जो द आया है यहाँ पर माने ये जो झल आया है ये झल कैसा है अपदांत है। इस अपदांत झल के बाद ये खर प्रत्याहार का वर्ण माने वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण ये तु माने त वर्ग का प्रथम वर्ण है। तो झल के बाद वर्ग का प्रथम वर्ण आया तो झल के स्थान पर वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाएगा मतलब चर प्रत्याहार हो जाएगा। यहाँ खरीच के संबंध में एक बात बहुत महत्वपूर्ण समझने की है कि यहाँ पदांत या अपदांत ऐसा कोई पद नहीं है परिभाषा में। इसका अर्थ हुआ कि चाहे पदांत झल के बाद खर प्रत्याहार आए तो भी चर हो जाएगा और अपदांत झल के बाद खर प्रत्याहार आए तो भी चर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस द की जगह पर जब चर होगा तो द की जगह हो जाएगा त और हमारा शब्द बनेगा भेद तुम भेद तुम। अगला उदाहरण देखिए ये वैसा ही उदाहरण है विद धातु है और प्रत्यय लगकर पद बनने की प्रक्रिया चल रही है मतलब ये अपदांत द है विद को वेद हो गया वेद धनता तो इस झल के स्थान पर चर हो जाएगा माने वर्ग का प्रथम वर्ण इसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाएगा। तो त थ द है तो इसका प्रथम वर्ण हो जाएगा त और हमारा पद बनेगा वेत धनता वेत्ता। अगला उदाहरण देखिए छिद धन तुमुन प्रक्रिया बनते समय पद बनने की प्रक्रिया में छिद को हो गया छेद तुमुन का तुम शेष रहा और यहाँ पर देखिए ये झल है छेद का जो द है वो झल है उसके बाद ये तुमुन का त आ रहा है ये खर प्रत्याहार का वर्ण है तो इस द के स्थान पर इसी वर्ग का प्रथम वर्ण मतलब त हो जाएगा और हमारा शब्द बनेगा छेद तुम छेद तुम। तो ये सारे उदाहरण अपदांत झलों के थे
अब अगली स्लाइड में हम पदांत झलों के उदाहरण देखते हैं कि पदांत झलों के बाद जब खर प्रत्याहार का वर्ण आता है तब भी उन झलों के स्थान पर चर हो जाता है। ये देखिए पहला उदाहरण देखिए, शरद धन कालह। इस द के बाद, इस पदांत द के बाद ये खर प्रत्याहार का वर्ण आया, तो इस द की जगह इसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाएगा, तो द का प्रथम वर्ण होगा त और हमारा पद बनेगा शरद कालह। अगला उदाहरण देखिए, तद धन परह। इस तद का जो त है, तद का जो द है वो झल है, वो पदांत झल है। उसके बाद ये खर प्रत्याहार का वर्ण आया प, तो इस द की जगह पर प्रथम वर्ण हो गया और हमारा शब्द बना तत्परः। देखिए यहाँ पर एक चीज और आपको जानने की है कि तत् शब्द होता है। तत् शब्द था, उस तत् को जश्न संधि का जो हमने एक नियम पढ़ा था, झलाम जशोन्ते, तो पद के अंत में आने वाले झलों को जश आदेश हो जाता है, तो ये जो तत् था उसके स्थान पर ये तद हो गया और फिर ये झश खर प्रत्याहार का वर्ण आया, तो इसने इस त को फिर से त कर दिया और ये शब्द बना तत्परः। ये दोनों प्रक्रियाएं क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि जो झलाम जशो अंत्य है वो तो नित्य होता ही है, पद के अंत में आने वाले झल को अपने आप जश हो जाता है। अब अगर उसके आगे खर प्रत्याहार का वर्ण आएगा तो वो जश जो है फिर से चर में बदल जाएगा, वो जश जो है चर में बदल जाएगा और अगर खर प्रत्याहार का कोई वर्ण नहीं आता है तो वो जश जश बना रहेगा। हालांकि पंचम वर्ण आएगा तो वो पंचम वर्ण में भी बदलता है। तो इस संधि को पढ़ने के साथ साथ हमको आगे एक इसी चरत्व संधि का ही एक दूसरा नियम है वावसाने, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं बहुत जल्दी उसका वीडियो बनाकर भी डाल रही हूँ, आप उसको भी पढ़ लेंगे तो आपको ये जो कंफ्यूजन है ये बड़ी आसानी से आपको दूर हो जाएगा कि तत् होगा या तद होगा। और एक और संधि का नियम आगे आने वाला है जिसमें इन्हीं झलों को पंचम वर्ण हो जाता है, माने इन्हीं झलों को कहीं प्रथम वर्ण हो रहा है, कहीं तृतीय वर्ण हो रहा है और कहीं पंचम वर्ण हो रहा है। पंचम वर्ण वाला जो सूत्र है वहां झल की स्थिति और व्यापक है, वहां यर प्रत्याहार को पंचम वर्ण हो जाता है, पर यर प्रत्याहार में झल भी आते हैं। तो आप लोग इसके आगे के जो दो सूत्र हैं वावसाने और यरोनुनासिके नुनासिकोवा, इन दोनों सूत्रों को बिल्कुल मिस मत करें। और इन भी संधियों के जो वीडियो बनाए जा रहे हैं उसको शुरू से लेकर अंत तक जब आपको समय हो तभी बैठे और बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई महत्वपूर्ण बात उसी स्लाइड में छूट जाती है जिस स्लाइड को आपने स्किप कर दिया होता है। तो देखिए अब हम अगला उदाहरण देखते हैं, तद धन क्षण। ये तद का द झल है, उसके बाद क्षण का क खर आ रहा है, तो खर प्रत्याहार आने के कारण इस द की जगह पर त हो गया और हमारा शब्द बना तत्क्षण। षड धन त्रिंशत। देखिए षट शब्द था, षट शब्द था, इस षट शब्द को जलाम जशवंते से षड हो गया और इस षड के बाद अब जब त्रिंशत का त आ रहा है तो ये ड फिर से ट में परिवर्तित हो गया और शब्द बना षट त्रिंशत। षट कोण, वही स्थिति यहां भी है, ये खर प्रत्याहार का वर्ण है तो इस ड की जगह पर ट हो गया और हमारा शब्द बना षट कोण। चलिए कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। तद धन पुरुषः। तत्पुरुषः, देखिए यहां पर भी वही स्थिति बनी है। ये जो तद का द है ये पदांत झल है और उसके बाद खर प्रत्याहार का माने वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण में से ये प्रथम वर्ण आ रहा है, माने खर प्रत्याहार है, तो इस द की जगह पर हो जाएगा त और हमारा शब्द बनेगा तत्पुरुषः। अगला देखिए, वाग धन पटुहु। ये वाग का ग आगे खर प्रत्याहार आने के कारण चर में बदल गया और हमारा शब्द बना वाक्पटुहु। वाक्पटुहु। अगला देखिए, सद धन कारः।
सत्कार, द को त में द जो है त में परिवर्तित हो गया। देखिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी फिर से बता रही हूँ आपको कि ये जो वाक शब्द था पहले, इस वाक शब्द का वाग हो गया झलाम जशवंते से, क्योंकि अंतिम झल को जश आदेश हो जाता है। ये नियम जब आया तो वाक की जगह वाग हो गया। पर खरीच सूत्र आया और खरीच सूत्र के अनुसार यदि पदांत कोई भी झल हो, उसके बाद अगर खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो वो चर में बदल जाता है। तो ये वाग फिर से वाक हो गया, वाक्पटु। माने अगर यहाँ खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं आता तो वाग ही बना रहता, जैसे वाग धन ईशः वागीशः ही बनता है। पर वाग धन पटु में खर प्रत्याहार आने की वजह से ये ग फिर से क में परिवर्तित हो गया और शब्द बना वाक्पटु। तो यहाँ पर जो कुछ संधियां हैं महत्वपूर्ण आगे आने वाली, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। तो इसी चर्त संधि का जो दूसरा सूत्र है वावसाने, इसके तुरंत बाद मैं वो वीडियो बनाने वाली हूँ, उस वीडियो को आप जरूर देखें। यही स्थिति यहाँ पर भी है, सत को सद हुआ और सद को फिर से सत हो गया। सद धनकार सत्कार, द की जगह पर त हो गया। षड धन पद, देखिए यहां भी वही स्थिति है। षट शब्द होता है मूल और षड भी होता है। षट और षड दोनों कैसे होते हैं ये आपको वावसाने सूत्र जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह बात समझ में आएगी। तो इस षट को झलाम जशवंते से षड हुआ और इस षड के आगे प आया, माने खर प्रत्याहार का वर्ण आया, तो ये चर प्रत्याहार में बदल गया और ड के स्थान पर फिर ट हो गया और हमारा शब्द बना षटपद। देखिए जब हम संख्याएं बनाते हैं तब आपने देखा होगा कि कहीं षट होता है, कहीं षड होता है और कहीं क्षण हो जाता है। जैसे षण्णवति में ट की जगह पर ण हो गया है ना, पर हमें कहना है षट चत्वारिंशत, तो वहां ट ही रहता है। वहां षट चत्वारिंशत इसलिए होता है कि आगे च आ रहा है, च आ रहा है, इसलिए वहां पर ट ट ही रहेगा, ड नहीं होता है। मतलब जहां पर झल प्रत्याहार का कोई आगे ट के बाद अगर खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है, मतलब वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण या श श स आता है, तो ट रहता है। इनके अलावा मतलब वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण कोई सा भी स्वर या फिर य र ल व ह में से कोई वर्ण आता है तो ट ड में बदल जाता है, और अगर कोई पंचम वर्ण आता है तो ट ण में बदल जाता है। इसीलिए षट संख्या जो है कहीं षट होती है, कहीं षड होती है और कहीं क्षण होती है। तो आगे के दोनों सूत्र आप जब पढ़ेंगे तो यह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अगला उदाहरण देखें, विपद धन कालः, वही स्थिति है, द की जगह पर आगे खर प्रत्याहार आने की वजह से चर हो गया, माने प्रथम वर्ण हो गया। द का प्रथम वर्ण होता है त और हमारा शब्द बना विपत कालः। उद धन पन्नः उत्पन्नः, द की जगह पर त हो गया और शब्द बना उत्पन्न। देखिए यहाँ पर हमने श श स और ह के उदाहरण यहाँ नहीं दिए हैं क्योंकि इसके उदाहरण मिलते ही नहीं है। अगर मिलते भी हैं तो वो माध्यमिक कक्षाओं में या प्राथमिक कक्षाओं में तो नहीं ही होते हैं, इसलिए यहाँ पर श श स की बात नहीं की है। वहाँ कई विकल्प आते हैं, वहाँ कई अपवाद के सूत्र आते हैं और वो अतिरिक्त उच्च कक्षाओं का विषय है, इसलिए यहाँ पर हमने श श स ह के उदाहरण नहीं लिए। आशा है कि ये सारे उदाहरण देखने के बाद आपको खरी च संधि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं हम चरत्व संधि के अगले सूत्र वावसाने के अगले वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है, यह चरत्व संधि अच्छे समझ में आई है, तो जल्दी से इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दें और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।